नमस्कार। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में है और हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं और इनसे हम जानेंगे पिछले दिनों जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ नारे लगे थे और साथ ही जो बी.आर. गवई साहब पर जूता कांड हुआ है उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो देश के युवा हैं क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सामने आप आए और अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तो पहले हमारा प्रश्न ये बनता है कि जो बी.आर. गवई साहब हैं हमारे देश के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया, ये संविधान पे हमला है कि नहीं है? सबसे पहले तो ये जो मुख्य न्यायाधीश महोदय के ऊपर इस तरह का वाहियात हरकत किया गया, हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बाबा साहब का संविधान युग चल रहा है, संविधान के युग में कानून का राज है और इंडिया में चूँकि मैं लॉ के बैकग्राउंड से भी रहा हूँ, मैं वर्तमान में विधि व्यवसाय भी करता हूँ। प्रोफेसर डायसी ने एक सिद्धांत भी बताया, रूल ऑफ लॉ, और वो ऐसा माना जाता है भारत में विधि का शासन है, भारत में विधि का शासन है, संविधान युग है। और ऐसे समय में संवैधानिक व्यवस्था का जो सबसे बड़ा पद होता है वो CJI का होता है और राष्ट्रपति का होता है। उस पद पर भी जा करके भी आपको आपकी जाति के भी आधार पर जज किया जा रहा है। गवई साहब पर हमला ही क्यों हुआ? कुछ दिन पहले एक विवाद आया था मंदिर में, तो उसी को लेकर के गवई साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर भगवान है तो वही अपना मंदिर ठीक कर रहे हैं। उसी बात से आहत होकर के वो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा मनुवादी और जातिवादी वकील है, उसने उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया है। अब सोचिए इनको साहस मिल कहाँ से रही है? इनके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है, सीधे सीधे BJP RSS की जो विचारधारा है, वो नहीं चाहती है कि भारत में मानववादी विचारधारा स्थापित हो। वो लोग चाहते हैं जो सदियों से जाति आधारित विचारधारा से एक व्यक्ति को जाति के आधार पर मार दिया जाता था, वो आज भी व्यवस्था बनी रहे और उसी को लोग लागू कराना चाह रहे हैं। इसीलिए गवई साहब पर यह हमला हुआ था। और ये केवल गवई साहब पर हमला नहीं है, संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। और ये लोग बता रहे हैं कि जो आज काल में दलितों और शूद्रों की स्थिति थी, ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना उनको बोलने का अधिकार था, ना कुछ करने का अधिकार था, एक जाति विशेष को ही सारा अधिकार दे दिया गया था। ये लोग फिर उसी व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं और ये उसी का प्रतीक है। ये बहुत खतरनाक है और बहुत चिंताजनक विषय है, इस पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। कल हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के तत्वावधान में गोरखपुर थाना कैंट में प्रार्थना पत्र दिया है कि इस घटना पर संज्ञान लेकर के जो भी दोषी लोगों उन पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी। पिछले दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ नारे लगे थे, वो नारा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया था। वो क्या ऐसे नारे थे जिससे पूरे सोशल मीडिया के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया भी एकदम कान खड़े कर लिए और इस पर टारगेट करने पर एकदम उतारू हो गए हैं? दरअसल आप वो वीडियो भी देखे होंगे, वो नारा जो लग रहा था मैं ही नारा लगा रहा था, उसमें जो डफली बजा रहा लड़का दिख रहा वो मैं ही हूँ। नारा क्या था मैं आपके चैनल पे भी बता दिया था, मैंने ही नारा लगाया था, हमें चाहिए आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? लोगों का सवाल आ रहा है कि किस चीज़ से आज़ादी की बात करें। हमने कहा हमें चाहिए आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, छुआछूत से आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी। हम इसकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। और इस आज़ादी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, शहीद आजम भगत सिंह ने भी कहा और हमारे महापुरुषों ने कहा, और जो हमारे महापुरुषों ने कहा हम उसको अक्षर से पालन कर रहे हैं और वही बात बोल रहे हैं। जैसे आज़ादी शब्द का नारा लगाते ही जितने भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया हैं और जितने कुछ ऐसे नेता हैं तुरंत टारगेट कर लेते हैं, लेकिन यही मीडिया और यही नेता जब मंच से कोई ये कहता है कि हमारा भारत 2014 में आज़ाद हुआ है तो उसका समर्थन करते हैं। ये दोहरी नीति जो अपना रहे हैं, इस पर क्या विचार है कि ये जाति देख के ऐसे फैसले लेते हैं या इनको इस तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये आज़ादी अपने आप में भी बहुत व्यापक अर्थ को, बहुत सारगर्भित शब्द है आज़ादी। और हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में संपूर्ण आज़ादी की बात कही, उन सभी लोगों ने आज़ादी के सही मायने को समझा। उनको ये पता था कि हम यानी इस देश में जो जाति वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र लोग आते हैं वो अंग्रेज़ों और मुग़लों के आने से पहले भी यहाँ पर गुलाम थे, इनके आने के बाद भी गुलाम है और उनके चले जाने के भी बाद वो गुलाम रहेंगे। इसलिए इन्होंने संपूर्ण आज़ादी की बात कही। संपूर्ण आज़ादी का मतलब अंग्रेज़ यहाँ से जाएं
और जो सामाजिक व्यवस्था में हमको बहिष्कृत किया गया, हमको सामाजिक रूप से वो सोशल स्टेटस मिले जो इस देश का उस समय का जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों को मिलता था, वो हमारे लोगों को भी मिले, हम लोगों को भी मिले। वही संपूर्ण आज़ादी थी। और जब आज़ादी की बात आती है तो ये संपूर्ण आज़ादी का प्रतीक है और हम उसी आज़ादी की बात करते हैं। इस देश के संसद में बैठी एक मंदबुद्धि नेता जो बताती है कि 2014 में भारत स्वतंत्र हुआ है, क्या मानते हैं ऐसा सही है? अब देखिए, भारत में एक विचित्र प्रकार की प्रजाति पाई जाती है जिनको लगता है कि देश में जो कुछ भी हुआ वो 2014 के बाद हुआ है, और वो प्रजाति अंधभक्तों की हैं जो पूरी तरीके से, मैं एकदम ओपनली ये बात बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक तबका ऐसा उनका समर्थक है जो पूरी तरीके से अंधभक्ति में लेना है। उनको कोई आर्गूमेंट से लेना देना नहीं है, कोई तर्क से लेना देना नहीं है। उनका यही है कि किसी भी कीमत में मोदी जी को सुपीरियर दिखाना है। अब बताइए, देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। इनको लग रहा है कि देश में आज़ादी 2014 के बाद मिली। तो ये इनके पास खुद ही विवेक नहीं, इनका विवेक शून्य हो चुका है। ऐसे लोगों की चर्चा करके ही हम अपना समय जाया करेंगे जिनको खुद ही नहीं पता है इतिहास के बारे में। उनको पढ़ना चाहिए कि आज़ादी कब मिली, कैसे मिली, कितने लोगों की शहादत के बाद हमें आज़ादी मिली है। और उसको ये लोग मीडिया में बैठ के बोल रहे हैं कि 14 के बाद आज़ादी मिली। इनके खिलाफ निर्णय से लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार उनकी सिस्टम, उनका व्यवस्था उनका नहीं हो रहा। अभी आप बोल दीजिए विपक्ष में, आपके ऊपर 100% मुकदमा हो जाएगा। ये सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि अंधभक्ति फैले, पाखंड फैले, और जो लोग इसके खिलाफ बात करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। 2014 के पहले कभी आपने सुना था मॉब लिंचिंग शब्द क्या होता है? नहीं, 2024 के पहले तो नहीं, 2014 के पहले तो मॉब लिंचिंग शब्द जैसे कि वह एक्सेप्शनली होता था, लेकिन इस तरह का शब्द अभी उस समय मतलब नहीं आया था। इसलिए नहीं आया था कि ऐसे जो आजकल एज यूजुअल हो रहे हैं ऐसे नहीं होता था। लेकिन इस समय हर महीने, हर 2 महीने पर ऐसी घटनाएं आ जा रही हैं जहां भीड़ द्वारा लोगों को पीट कर हत्या कर दी जा रही है और कैमरे के साथ में रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल तक किया जा रहा है। इतनी मतलब बेशर्मी और बेहयाई कहिए या उनके अंदर का डर खौफ ख़त्म हो जाना कहिए कि वो वायरल कर दे रहे हैं। उनको डर ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। आखिर कौन दे रहा है प्रोत्साहन? देखिए, यह प्रोत्साहन जो है सरकार में बैठे और ज़िम्मेदार लोग जो हैं उनकी मानसिकता वह जैसे कि लोगों को बढ़ावा दे रही है। उनका सोच और उनका कार्य जो है लोगों में वो फैला रहा है कि मतलब फला व्यक्ति के ऊपर, फला वर्ग के ऊपर टारगेट करना है, टारगेटेड हमला करना है। और उसके बाद जो रायबरेली में हुआ है वह बेहद ही निंदनीय और अमानवीय घटना है। और वहाँ जातिगत भावना के तहत ही जो भी वहाँ घटना हुई है, हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, वह हुई है। बताइए, उनकी पत्नी एनटीपीसी में नौकरी करती थी सफाई कर्मी के पद पे, तो वह जा रहे थे मिलने जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग इंटेंशनली उनको जानते हुए भी उनको किसी द्वेषवश चाहे उनको पास जो भी था उसको छीनने के लिए अभी उनके साथ मारपीट किए और उस तरह की घटना को अंजाम दिए। अभी आप जहाँ खड़े हैं मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और आपने एक शब्द बोला मॉब लिंचिंग। यहीं से 50 किलोमीटर भी नहीं, 20 किलोमीटर महज आगे जाएंगे तो बांस गांव गगहा एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर एक मुसलमान को भीड़ द्वारा पीट करके हत्या कर दी, चोर समझ करके। उसका बाकायदा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ऐसे अभी रिसेंटली घटना रायबरेली की घटना आप देखें, भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को चोर कह करके बेरहमी से मारकर पीट करके उसका वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया जा रहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सिस्टम से और सरकार से, ये कौन लोग हैं और इनके अंदर साहस कहाँ से आ रहा है? ये वही लोग हैं, इनका एक IT सेल है जो एक तरफ लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, एक जाति के प्रति दूसरे जाति के अंदर नफरत भर रहा है। जब यही नेता जब मॉब लिंचिंग करने वाले को जब जेल से रिहा किया जाता है तो फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि वो स्वागत इसीलिए किया जा रहा है कि आगे जाकर इसको बढ़ावा दो और बढ़ाओ और लोगों में खौफ पैदा करो। एक सवाल मैं आपसे और सिस्टम से पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं और आप उन लोगों से इस सवाल का जवाब लीजिएगा। अभी कुछ महीने पहले कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जहाँ पर एक तबके ने इस बात को कह के प्रचारित किया कि उन्होंने धर्म देख के मारा, न कि जाति देख करके। ये सही है, लेकिन मैं ठीक
तुरंत पलट के सवाल पूछता हूँ कि गवई साहब के ऊपर जो जूता कांड हुआ है, उनका धर्म देखा गया कि उनकी जाति देखी गई है? रायबरेली में जहाँ पर एक दलित लड़के का मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, वहाँ जात देखी गई है कि धर्म देखी गई है? हमको जब वोट लेना है तब हम हिंदू हैं, जब हमारे साथ एट्रोसिटी हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब हम हिंदू नहीं हैं? तब ये जो हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग चल रहे हैं, तब क्यों नहीं आते जब हमारे हक अधिकार को छीना जाता है? अब हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमारे खिलाफ कारण बताओ नोटिस केवल इसलिए जारी कर दिया गया कि हमने भगत सिंह की जयंती मनाई। भगत सिंह इस देश के सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, उनकी जयंती मनाने पर इस विश्वविद्यालय की निकम्मी प्रशासन ने मेरे खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। और इस मामले में एक और छात्र संगठन संलिप्त है जो स्वघोषित राष्ट्रवादी छात्र संगठन है, जबकि असल में जब नेशनलिटी का कोई भी मुद्दा आता है उन पर कोई उनका ना कोई स्टैंड है, ना कोई उनका ओपिनियन है। वो लोग शांत हैं, वो लोग सरकार की चरण वंदना करते हैं। केवल इस नाते उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली गई। और हम विपक्ष में हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं और भगत सिंह, बिरसा, फूले, पेरियार की बात करते हैं। हमारे खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, तो हम इनके नोटिस वोटिस से डरने वाले नहीं हैं। इनको मैं खुली कैमरे पे चुनौती दे रहा हूँ, तुम मुकदमा करना चाहो तो मैं खुल के कह रहा हूँ, जाओ मुझे कर दो मेरे ऊपर मुकदमा। तुमको लगता है तुम नोटिस से, मुकदमों से और जेल से हमको डरा दोगे, हम डरने उड़ने वाले नहीं हैं। जब तक कि ये सांस चलेगी, हम अपने महापुरुषों बाबा साहब की विचारधारा पर बात करेंगे, काम करेंगे। और तुमको ये लगता है कि एफआईआर से या फिर इस तरह का प्रपंच रच के हमारी आवाज़ों को दबा देंगे, तो ऐसा कतई होने वाला नहीं है। हमारा दृढ़ निश्चय है और हम मानसिक रूप से उतना मजबूत हैं कि हम तुमको ईंट का जवाब पत्थर से देना जान गए हैं। तो यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों, स्कूल और कॉलेजों से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरीके से जाति का जहर घुल चुका है, वो किसी से छिपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। और उसी के खिलाफ अब जब आवाज़ें उठ रही हैं, तो उसी को दबाने के लिए ये तरह तरह की राजनीति गढ़ी जा रही है, तरह तरह की कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक जिस तरीके से जाति आधारित जो भेदभाव है उसको किस तरीके से छिपाया जा रहा है, वो सब लोग देखते हैं। लेकिन खैर, इस देश का जो दलित और आदिवासी युवा है वो अब जाग चुका है, अब धीरे धीरे अपनी चीज़ों को पहचानने लगा है। और ये एक पॉजिटिव वे है जो भारत के नागरिकों में अब धीरे धीरे फैल रही है।